हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, ये BES 142 पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लेकर आए हैं ब्लॉक 4। ये जो कंटेंट है वो रिलेटेड है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से। पर्टिकुलर 2 वीडियोस हम इसकी लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 14 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो इसमें रिसोर्सेज, देयर डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन भी हम देखेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इस यूनिट में हम किस किस टॉपिक के बारे में पर्टिकुलर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, इंडिया की लोकेशन, उसका साइज़, उसकी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज, मेजर जो फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उस पर टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, TLS उसके ऊपर, मानसून कैसा है उसके ऊपर TLS, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन उसके ऊपर TLS, और फिर लास्ट में नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड वेरियस मेजर्स, तो उसके ऊपर TLS। देखिए, हम सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक जो हैं हम इसके बाद कवर अप कर पाएंगे। हमें लोकेशन और साइज़ के बारे में, इंडिया के बारे में पता चल जाएगा। मेजर फिजिकल फीचर्स क्या हैं उसके, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक मानसून का कैसा है, नेचुरल वेजिटेशन को डिस्कस करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुलेट करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर द सिलेक्टेड कंटेंट, सुटेबल लर्निंग एक्सपीरियंस प्लान करेंगे, एक्वेंट योर सेल्फ विद द यूज ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में जान पहचान थोड़ी सी हो जाएगी, और कंस्ट्रक्टिंग असेसमेंट क्वेश्चन, ये सब हम सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए डायरेक्ट जो है इंडिया का मैप लेकर चलते हैं हम, और इसी के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बात जानते हैं, जो हमारी इक्वेटर लाइन होती है वो हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया लोकेट करता है, और इसमें कुछ लाइंस भी होती हैं। जो लाइन स्टैंडिंग वे में होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, वो होती है लॉन्गिट्यूड लाइन, और जो लाइन ऐसे लेटी हुई होती हैं वो होती है लैटिट्यूड्स लाइन। तो यही जो लाइंस हैं वो हमें एग्जैक्ट लोकेशंस बताती हैं किसी भी प्लेस का हमारी अर्थ पर। और इसके बाद देखिए, जो हमारा यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट जो प्लेस है और जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट प्लेस है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे गुजरात, तो इन लाइंस की वजह से इनके बीच में 2 घंटे का फ़र्क है। तो ये लाइन ना लेकर हम जो बीच की स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो लेते हैं, जिसका है 82 डिग्री 30 मिनट्स। ये ईस्टर्न में पड़ती है, तो हम इस टाइम को देखने के लिए हम इस लाइन का यूज़ करते हैं, और इसी के हिसाब से हम टाइम को मेज़र करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और जबकि जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ऐसे ही हमारा नॉर्दर्न जो है वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और ऐसे ही जो हमारा सदर्न है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स साउथ। तो हमारा देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ आपको मिड में दिखाई दे रही है, ये इंडिया को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ऊपर वाला नॉर्दर्न और नीचे वाला सदर्न। तो यहाँ पर जो नॉर्थ है वहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज़ आपको दिखेंगे इस तरफ, और जबकि देखिए इसके अलावा आपको बे ऑफ बंगाल जो आपको ईस्ट में दिखाई पड़ रहा है, और जो साउथ में है वो आपको इंडियन ओशियन दिखाई देगा। ऐसे ही आप इधर देख सकते हो अरेबियन सी है वेस्ट में। और फ्रेंड्स, एक गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है हमारा जो डिस्टेंस होता है वो है 2933 किलोमीटर्स। ऐसे ही हमारा नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में भी देखिए, पहले तो इसका जो हम है लैटिट्यूड चेक करते हैं। जो नॉर्दर्न है वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स, और जबकि जो सदर्न है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर्स। अगर उसके बाद हम बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है फ्रेंड्स? जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। देखिए, इंडिया जो है 3 तरफ से पानी से घिरा है। वेस्ट में आप देख सकते हो अरेबियन सी है, साउथ में आप देख सकते हो इंडियन ओशियन है, और ईस्ट में आप देख सकते हो बे ऑफ बंगाल है। और इनके अलावा आइलैंड भी हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड्स। फ्रेंड्स, अगर इंडिया की इस जो कोस्ट लाइन की बाउंड्री की हम बात करें तो वो है 7516 किलोमीटर, जबकि हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो 15,200 किलोमीटर। ही 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारी इंडिया। अगर आप इसका एरिया देखेंगे तो वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जिसे आप 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स भी बोल सकते हैं, जो पूरे इंडिया की जोग्राफिकल एरिया का 2.4% है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बिल्कुल इंडिया के मिड में है, जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारी 7 स्टेट से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले आता है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ओवरव्यू इस टॉपिक का हमारी बुक में इतना ही है, जबकि एक्स्ट्रा ही बताया होगा मैंने कुछ। अब हम देखते हैं इसकी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी कैसे करनी है। फ्रेंड्स, वही 3 चीज़ें टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज बनाते वक्त आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना है, उसके बाद टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज़ देखनी है, और फिर लास्ट में असेसमेंट क्वेश्चन। आप ऑब्जेक्टिव में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसके बारे में ही पॉइंट आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, हम लोकेशन के बारे में देख सकते हैं, जो हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स देखे हैं। उसके बाद हम वास्टनेस बता सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं वास्टनेस ऑफ कंट्री की। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते क्या हैं वो देख सकते हैं। लैंड बाउंड्री, कोस्ट लाइन, हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, साइज़ कितना है, और पर्टिकुलर हर एक की लोकेशन क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है इनका डे एंड नाइट पे, सिलेक्शन कैसे है पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया, एस्टैब्लिश करना है रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स ऑफ ए प्लेस एंड इट्स टाइम, कंप्यूट करना है टाइम बेस्ड ऑन गिवन लॉन्गिट्यूड्स। ऑब्जेक्टिव्स के बाद फ्रेंड्स आपको लर्निंग रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जहाँ पे आप देखिए ग्लोब,
मैप आप पॉलिटिकल, फिजिकल, ये दोनों मैप यूज़ कर सकते हो। एटलस है, वर्कशीट्स है, 3D मॉडल ऑफ आइलैंड, पेनिनसुला, ये सारी चीज़ें आप उनको दिखा सकते हो। चार्ट बनवा सकते हो, न्यूज़पेपर क्लिपिंग दिखा सकते हो जहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आप उनको अच्छे से समझाए हुए हो। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ आप यहाँ करा सकते हो। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से बच्चों को जान पहचान करानी है। मैप आपको पता है एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन होती है, काफ़ी तरह के मैप होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, वॉल मैप, एटलस मैप, जिसमें आप लोकेशन और साइज़ अच्छे से बच्चों को दिखा सकते हैं। उसके बाद ग्लोब एक मॉडल है अर्थ का जो मिनिएचर फॉर्म में होता है, जिसमें हम एग्जैक्ट पोजीशन हमारी कंट्री की बता सकते हैं, बाकी कंट्रीज़ की भी बता सकते हैं। मैप देखिए एग्जैक्ट विजुअल लोकेशन नहीं देता, करेक्ट शेप नहीं बताता, लेकिन ग्लोब में हर कंट्री की, हर कॉन्टिनेंट की, हर ओशियन की एक करेक्ट साइज़ में मतलब एक शेप दिखाई गई होती है। एटलस भी आप यूज़ कर सकते हो। एटलस जो है एक लार्ज नंबर ऑफ मैप्स होता है जिसे हम वॉल्यूम में बाइंड कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एटलस, जहाँ पे आपको रिलेटिव स्पेसिफिक लोकेशन हर प्लेस की, हर रीजन की, हर कॉन्टिनेंट की मिल जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है पोल्स। देखिए पोल्स जो होते हैं मेनली नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो टॉप मोस्ट पोल है यहाँ पे नॉर्थ है और जो लोवेस्ट है वो है सदर्न या साउथ पोल, और बीच में इक्वेटर होती है जो हमारी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसके बाद इक्वेटर वही बताया जो हमारी जो पूरे अर्थ को है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो टॉप मोस्ट होता है नॉर्दर्न हाफ होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो सदर्न हाफ होता है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री मेजर करता है, देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारी इंडिया के बिल्कुल मिड पॉइंट से जाती है, जो है 33.5 डिग्री नॉर्थ, और उसके बाद जो बीच में है इक्वेटर और नीचे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। तो लैटिट्यूड जैसे मैंने आपको बताया था कि लेटी हुई जो लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड्स होती हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, और जो स्टैंडिंग वे में होती हैं वो लॉन्गिट्यूड होती है। लैटिट्यूड हमें ये बताती है कि हम कितना इक्वेटर से दूर है, ये 0 से 90 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल हमें दिखाती है। उसके बाद करते हैं लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड हमें ये बताता है कि हम ईस्ट और वेस्ट पॉइंट से कितना दूर है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स हैं, जो सारी लाइन होती हैं लेटी हुई, दैट इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। सारी जो पैरेलल्स होते हैं नॉर्थ ऑफ इक्वेटर के नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाते हैं और साउथ ऑफ इक्वेटर के साउथ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। मेजर लाइन ऑफ लैटिट्यूड कौन सी होती हैं, ये हमने जो भी ऊपर देखी थी यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और जबकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है वो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में होती है 23.5 डिग्री साउथ। उसके बाद जो आर्कटिक सर्कल होता है वो हमारे नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में होता है, जो होता है 66.5 डिग्री 0.5 डिग्री नॉर्थ, और जो एंटार्क्टिक सर्कल होता है वो हमारे सदर्न में होता है, जो होता है 66.5 डिग्री साउथ। तो ये यहाँ पे था। उसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो हमने मेजर की थी 82.5 डिग्री टू मेजर द टाइम, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हम जहाँ से लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो है पास करती है ग्रीनविच से, जो हमारी ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में बांटती है, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट है हीट जोन ऑफ द अर्थ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका ग्लोब है जिसमें इंपॉर्टेंट लाइंस दे रखी हैं। जो बिल्कुल मिड में होता है वो होता है इक्वेटर। देखिए इक्वेटर के आसपास बहुत गर्मी होती है क्योंकि सन जो है डायरेक्ट यहाँ पे होता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एरिया होता है वो होता है टॉरिड जोन। तो ये जो एरिया है वो मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, तो इसलिए इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। उसके बाद नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। और लास्ट में फ्रिजिड जोन होते हैं आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल में और एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर साउथ पोल में। तो ये फ्रिजिड जोन होते हैं बिकॉज सन डजेंट राइज मच अबव द हॉरिजन एंड इट्स रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम एक्टिविटी 2 करा सकते हैं जिसमें हम मैप का यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्यूट लोकेशन बता सकते हैं। एब्सोल्यूट लोकेशन का मतलब होता है फिक्स पॉइंट पर डिस्क्राइब करता है लोकेशन ऑफ द प्लेस बेस्ड ऑन अ फिक्स पॉइंट ऑन द अर्थ। जैसे कि अगर दिल्ली की एब्सोल्यूट लोकेशन हम बताएं तो 28.37 डिग्री नॉर्थ एंड 77.12 डिग्री ईस्ट। तो लैटिट्यूड हमेशा पहले लिखा जाता है, लॉन्गिट्यूड बाद में लिखा जाता है। उसके बाद है रिलेटिव लोकेशन। रिलेटिव लोकेशन हम किसी पर्टिकुलर प्लेस से लेकर चल सकते हैं। इट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ ए प्लेस और एंटिटी बेस्ड ऑन इट्स पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द अदर लोकेशन। फॉर एग्जांपल जैसे लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली द कैपिटल सिटी जो हमारी इंडिया, वो अमृतसर के अराउंड 400 किलोमीटर साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। उसके बाद देखिए आप एक्टिविटी 3 में इंटरप्रिटेशन करा सकते हो डाटा और ग्राफ की, जहाँ पे आप मोस्ट पॉपुलस कंट्री दिखा सकते हो, उनका साइज दिखा सकते हो पॉपुलेशन का, और उनको आपस में से कंपेयर करा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप एक्टिविटी 5 करा सकते हो जहाँ पे आप प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को दे सकते हो करने के लिए। मैप स्किल्स की कुछ एक्टिविटीज़ उनसे करा सकते हो, पर्टिकुलर लोकेशन आइडेंटिफाई करा सकते हो, और लास्ट में आप कुछ असेसमेंट करा सकते हो, कुछ क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो। ग्लोब क्या है, पोल्स क्या है, इक्वेटर क्या है, डिफरेंशिएट कीजिए लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में। आउटलाइन ऑफ मैप जो है उसको ड्रॉ कीजिए। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, एब्सोल्यूट लोकेशन और रिलेटिव लोकेशन क्या होते हैं। तो ये सारे फीचर्स आप वहाँ बच्चों से पूछ सकते हो एज एन असेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स 14.5 मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स इन टॉपिक को करने का मेन मकसद हमारा यही है कि हमें टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज जो है एग्जाम में प्रिपेयर करने
करनी है, उसके ऊपर लिखना है, दैट्स वाई। लेकिन बहुत ईजी वे में सिर्फ ब्रीफ में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम देखते हैं मेजर फिजिकल फीचर्स क्या हैं इंडिया की। तो जैसे सबको पता है हमारे नॉर्थ में क्या एग्जिस्ट करते हैं, हिमालयंस। तो नॉर्थ के जो वेस्ट में है वो इंडस रिवर बहती है, और जो नॉर्थ के ईस्ट में है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। पूरा इसका एरिया जो होता है वो 2400 किलोमीटर्स होता है एक डिस्टेंस का। कश्मीर में ये ज़्यादा फैले हुए हैं, जैसे 400 किलोमीटर तक उसकी, जबकि अरुणाचल प्रदेश की तरफ ये सिर्फ 150 किलोमीटर है। हिमालयन जो है वो सबसे यंग है और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। इनकी डायरेक्शन जो है वेस्ट टू ईस्ट होती है। 3 रेंज में या 3 पैरेलल लाइंस में इनको बांटा गया है। जो सबसे ज़्यादा फैली हुई है, जो सबसे बड़ी माउंटेन पीक है, उसे हम हिमाद्री बोलते हैं। इसको ग्रेटर हिमालयाज़ और इनर हिमालयाज़ के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो दूसरा है, देखिए फ्रेंड्स, हिमाद्री जो है वो पूरा साल बर्फ़ से घिरे रहते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे। दूसरा जो है हिमाचल है, इसको हम लेसर हिमालयाज़ भी बोलते हैं। और जो सबसे साउथ की तरफ है वो है शिवालिक। अब हमने ये देख लिया नॉर्थन प्लेन्स में, और नॉर्थन प्लेन्स में हमने 2 रिवर इंडस और ब्रह्मपुत्र की तो बात कर ली है, जबकि गंगा भी रिवर वहीं पे ही बहती है। तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू देखते हैं वो क्या है, जो साउथ में हमारे लोकेट करते हैं। देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड है ये भी, एक मालवा प्लेटू और दूसरा है डेक्कन प्लेटू। नॉर्थ में है मालवा और साउथ में है डेक्कन प्लेटू। इंडियन डेजर्ट जो है मालवा में एग्जिस्ट करता है, और वो रॉक और सैंड से बना है, जहाँ पे पत्थर और मिट्टी ही है बस। अगर बात करें कोस्टल प्लेन की, तो वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो काफ़ी नैरो हैं, काफ़ी कम है, और जो उसमें जो कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट में डिवाइडेड है। जबकि ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वो नॉर्दर्न और कोरोमंडल कोस्ट में डिवाइडेड है। इंडिया में देखिए 2 ग्रुप आइलैंड के भी हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये आप सबको ही पता है। तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी की तरफ है। देखिए फ्रेंड्स, जो माउंटेन्स हैं वो मेजर सोर्स है ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो ग्रीनरीज हैं ऑफ द कंट्री। प्लेट्यू जो है वो स्टोर हाउस है मिनरल्स का। कोस्टल रीजन और आइलैंड जो हैं वो फिशिंग और पोर्ट के जो भी फीचर्स होते हैं उन सब में काफ़ी हमारी पोर्ट की एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। तो देखिए टॉपिक जो है ये हमें स्टडी कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन दीज फिजिकल फीचर्स, जो उसके कंपोनेंट है क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, मिनरल्स, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इन सब के साथ में। तो आप देखते हैं इस पर TLS कैसे बनानी है। TLS में देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, फिर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ और लास्ट में असेसमेंट क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव्स में आप बता सकते हो आइडेंटिफाई और लोकेशन ऑफ द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। उसके बाद फैमिलियराइज कीजिए उनको बिटवीन बाय अबाउट वेरियस फिजियोग्राफिकल रीजन्स, मेजर लैंडफॉर्म फीचर्स और एसोसिएशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म, वेरियस रॉक्स, मिनरल्स, यूनिक फीचर्स ऑफ वेरियस फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर बताना फिजियोग्राफिकल डिवीजन का, कंपेयर एंड कंट्रास्ट कीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस फिजियोग्राफिकल रीजन। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं कौन कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ऑकरेंस ऑफ फिजियोग्राफिकल रीजन। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एक बच्चे इस यूनिट के खत्म होने के बाद ग्रैब कर पाएंगे। नेक्स्ट आप रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ कर सकते हो, मैप हो गया, एटलस हो गया, वर्कशीट, चार्ट, इमेजेस, वर्किंग मॉडल, तो ये सब आप यूज़ करा सकते हो। कोई भी रिसोर्सेज भी आप अवेलेबल करा सकते हो। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी जो सेकंड पार्ट है उसमें आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हो। कोई एक्टिविटी मैप के थ्रू यूज़ करा सकते हो। उसके बाद 3D मॉडल्स, इमेजेस, डिक्शनरी, आप ये सब यूज़ करा सकते हो। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्री बनवा सकते हो, मल्टीमीडिया का यूज़ करते हो, मैप स्किल यूज़ कर सकते हो। मैप स्किल में आप माउंटेन रेंजेस, हिल रेंजेस, माउंटेन पीक्स, प्लेट्यूज, घाट्स वगैरह, डेजर्ट वगैरह ये सब करा सकते हो। प्रोजेक्ट बनवा सकते हो, और फिर लास्ट में असेसमेंट क्वेश्चन करा सकते हो, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें पूछ सकते हो। आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ हिमालयाज, मेजर रिवर सिस्टम, बिटवीन डिफरेंस बताना है बिटवीन मालवा प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू, डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो फ्रेंड्स उसके बाद है ड्रेनेज सिस्टम। हमारा ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में कैसा है, देखिए इंडिया में जो है ड्रेनेज सिस्टम को 2 रिवर सिस्टम में बेसिकली डिवाइड किया गया है। एक है हिमालयंस और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर। एक रिवर जो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ बहती है उसे भी हम रिवर सिस्टम बोलते हैं। जैसे इंडस रिवर्स है जो हमारे तिब्बत में से नियर लेक मानसरोवर से निकलती है। उसके बाद जो इसकी ट्रिब्यूटरी है इंडस की वो है जस्कार, नुब्रा, श्योक, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ट्रिब्यूटरी गंगा की जो या तो हिमालयन से निकलती है और या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती है। और जो यमुना, घाघरा, गंगा, कोसी रिवर हैं ये हिमालय से ही निकलती हैं। चंबल, बेतवा और जो सोम रिवर होती हैं वो पेनिनसुलर प्लेट्यू से आती हैं। जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत में से आती है, ये हमने ऊपर बता दिया है। उसके बाद जो पेनिनसुलर रिवर है जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और ये कावेरी हो गई, ये ईस्ट की तरफ बहती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। जबकि 2 जो है नर्मदा और ताप्ती ये हमारी वेस्ट की तरफ बहती हैं और अरेबियन सी में मिल जाती हैं। इंडिया में काफ़ी सारी लेक्स भी हैं जैसे कि डल लेक जो कश्मीर में है और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। उसके बाद सांबर लेक जो राजस्थान में है, सॉल्ट वाटर लेक है यहाँ पर। और उसके बाद जो काफ़ी सारी लेक और भी हैं, कोलेरू लेक है, पुलिकट लेक है, चिलिका लेक है। तो ये वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि इरीगेशन में, नेविगेशन में, हाइड्रो पावर जनरेशन में काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद हम इसकी TLS देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, ड्रेनेज सिस्टम को क्लासीफाई कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, कॉजेज बताइए रिवर पॉल्यूशन के, इशू ऑफ मिनिमाइजिंग रिवर पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर टू द रीजन, रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी और रोल ऑफ रिवर इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। वही सारी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो। मैप, ड्रेनेज मैप हो गए, वर्कशीट्स, न्यूज़पेपर क्लिपिंग हो गई और पिक्चर्स हो गई,
मॉडल्स हो गए, चार्ट हो गए, और एक्टिविटीज़ कराने के लिए आप वॉल मैप यूज़ कर सकते हो, उसको दीवार पे लगाकर उनसे काफ़ी सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछ सकते हो, प्रोजेक्ट वर्क करा सकते हो, प्रोजेक्ट वर्क के बाद आप डिस्कशन करा सकते हो, मैप स्किल्स यूज़ कर सकते हो और फिर असेसमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंड्स वो है मानसून। ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। देखिए फ्रेंड, मानसून क्लाइमेट जो है वो फाउंड होता है इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये एक विंड है जो चेंज करती है अपनी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ सीजन। समर में ये ब्लो करती है एज अ सी ब्रीज, जो जिसकी वजह से काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, जो ब्लो करती है फ्रॉम साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो जिसकी वजह से एक रिलीफ रेनफॉल होती है ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट, द हिमालयाज एंड पूर्वांचल माउंटेन्स। और अगर विंटर्स की बात की जाए तो ये ब्लो करती है एज अ लैंड ब्रीज फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, कैच करती है मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल और वही हैवी रेन बनकर ईस्टर्न कोस्ट पे जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ईस्टर्न घाट। दस मानसून जो है वो एक रेन बियरिंग विंड होती है हमारी कंट्री में। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर इसकी TLS देखें तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखिए, डिस्क्राइब करती है मैकेनिज्म जो लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन मानसून, एक्सप्लेन द सीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राई स्पेल एंड द ब्रेक इन मानसून, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल और रीजन फॉर मानसून एज अ यूनिफाइंग बाउंड। उसके बाद रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ करेंगे, मैप, ग्लोब, चार्ट, न्यूज़पेपर क्लिपिंग हो गया, कोलाज हो गया। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में आप काफ़ी सारी टर्म्स जो हैं बच्चों को उनसे मतलब अवेयर करा सकते हैं। सबसे पहले है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जिसे हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं, जो विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ होता है। उसके बाद क्या, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। देखिए, हाई प्रेशर क्या होता है फ्रेंड्स, जिसे एंटी साइक्लोन बोलते हैं, और लो प्रेशर को साइक्लोन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड। 7 टाइप की बेल्ट होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, पोलर हाई, सब ट्रॉपिकल हाई और तीसरा सब पोलर लो, और इसी टाइप से नीचे होती हैं 3 सदर्न पार्ट में, और एक जो बीच में होती है वो होती है ITCZ, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। उसके बाद ऑकरेंस ऑफ विंड। ऑकरेंस ऑफ विंड क्यों होता है, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल डिफरेंस जो होता है हमारे प्रेशर में, जो विंड को जनरेट करता है। नेक्स्ट है फेरल्स लॉ। देखिए, फेरल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो विंड होती है टर्न करती है टुवर्ड्स देयर राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और लेफ्ट में टर्न करती है इन सदर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट है कॉरियोलिस फोर्स। देखिए, फोर्स प्रोड्यूस होता है बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। इसका इफेक्ट जो होता है हर मूविंग ऑब्जेक्ट पर होता है, चाहे वो ओशियन करंट हो या फिर बुलेट फायर फ्रॉम द गन हो। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, एक रेट है एट विच द हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो है वो चेंज होता है। प्लैनेटरी विंड क्या होती है, एक ऐसी विंड है जो परमानेंट विंड के नाम से भी जानी जाती है, जो पूरा साल ब्लो होती है फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू द अदर। नेक्स्ट है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स को ट्रॉपिकल ईस्टरलाइज भी बोला जाता है, क्योंकि ये बोथ हेमिस्फेयर में ब्लो करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर। नेक्स्ट है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज क्या करती है, 35 टू 40 डिग्री से 60 टू 65 डिग्री नॉर्थ तक ब्लो करती है एंड साउथ लेटिट्यूड्स में भी ब्लो करती है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एक फ्रेंड स्टेट होती है एटमॉस्फेयर में इन रिलेशन टू इट्स वाटर वेपर कंटेंट। ऐसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इंडेक्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर जो प्रेजेंट होता है हमारे वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट कुछ टाइप ऑफ रेनफॉल दी हुई है। फिर एल नीनो है। एल नीनो एक वार्म ओशियन करंट होता है जो हर 3 से 5 साल में होता है और लगातार 6 से 8 महीने तक रहता है। नेक्स्ट है ENSO। ENSO मतलब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। देखिए क्या होता है, क्लोजली एसोसिएट होता है प्रेशर चेंज से, जो सेंट्रल पैसिफिक और ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर चेंज होता है उसकी वजह से। तो ये जो प्रेशर चेंज हो रहा है, ये कंडीशन ओवर पैसिफिक जब होती है तो उसे सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं, और इन दोनों कंबाइंड फेनोमेनन ऑफ सदर्न ऑसिलेशन और एल नीनो को ही हम ENSO बोलते हैं। नेक्स्ट है ITCZ, द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो एक लो प्रेशर जोन होता है जो लोकेटेड होता है इक्वेटर पर, जहाँ पे ट्रेड विंड्स जो है कन्वर्ज करते हैं, और एक ऐसा जोन है जहाँ पर एयर टेंड्स टू असेंड वे में हमेशा बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है ब्रेक, बर्स्ट एंड पल्सेटरी मूवमेंट। फ्रेंड्स, ये ऐसे मूवमेंट है जो साउथ वेस्ट मानसून से रिलेटेड है। नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। फ्रेंड, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो ओरिजिनेटेड होता है ओवर द मेडिटेरेनियन सी, जो एंटर करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एकदम अचानक से रेन लेकर आता है नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। उसके बाद अगर बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो ओरिजिनेटेड होती है ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड द ओशियन सी। ये जो है हाई विंड वेलोसिटी और हैवी रेनफॉल के साथ हिट करती है इन द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा कोस्ट में। तो मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स जो होते हैं वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम। तो एक टाइप का नैरो बैंड है ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। ये ब्लो करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड दिस जेट स्ट्रीम फॉलो द बाउंड्रीज बिटवीन हॉट एंड कोल्ड एयर। ये एक्टिविटी 1 थी। एक्टिविटी 2 में आप थ्रू मैप्स और डायग्राम्स आप चीज़ें यूज़ करा सकते हो। उसके बाद आप इनको कई सारी एक्टिविटीज़ दे सकते हो। मैप को इंटरप्रिटेशन के लिए बोल सकते हो, ग्रुप डिस्कशन करा सकते हो, प्रोजेक्ट वर्क करा सकते हो, मैप स्किल्स करा सकते हो, और फिर लास्ट में वही असेसमेंट जिसमें आप काफ़ी सारे क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हो। प्लैनेटरी विंड क्या होती है, फेरल्स लॉ क्या होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर में डिफ्रेंशिएट, प्रेशर बेल्ट्स क्या कितनी है, वेस्टर्लीज क्या है, एल नीनो ला नीना में क्या डिफरेंस है, ITCZ क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, पल्सेटरी मूवमेंट क्या है मानसून का। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। देखिए, ये डिटरमाइंड होता है बाय द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जहाँ ज़्यादा रेनफॉल है वहाँ ज़्यादा डेंस वाले आपको ट्रीज ग्रो होते हुए दिखेंगे, जहाँ कम है वहाँ कम। तो 5 टाइप्स के जो
फॉरेस्ट है यहाँ पे दिए हुए। सबसे पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है, और जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है वहाँ जो ट्रीज़ होते हैं काफ़ी डेंस होते हैं, ऐसे इतने डेंस होते हैं कि सनलाइट भी वहाँ ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती। ये हमेशा ग्रीनरी ही रहती है, इसलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल महोगनी, इबोनी, रोजवुड, ये इस टाइप के हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही जनरेट होते हैं। जो नेक्स्ट है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जैसे टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, जैसे हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे जो मानसून की रेंज होती है वो 70 to 200 सेंटीमीटर होती है। फ्रेंड्स एक लॉन्ग ड्राई सीजन के बाद हैवी रेनफॉल वाला सीजन जो होता है वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे दो टाइप के डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एक मॉइस्ट ज़्यादा नमी वाले और दूसरे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। फ्रेंड्स इसमें जो है इतने डेंस नहीं होते जितने कि हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो है थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब। जो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं वो ग्रो करते हैं ऐसे रीजन में जहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। ये ट्रीज जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं थॉर्न फॉरेस्ट में, जहाँ पे लंबी लंबी रूट्स होती हैं जो डीपर इनटू द सॉइल होती हैं इन सर्च ऑफ वाटर। तो यहाँ पे लीव्स जो होती हैं थिक होती हैं और ऑल्सो स्मॉल होती हैं टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। नेक्स्ट जो है वो है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट को माउंटेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, एज द नेम सजेस्ट ये माउंटेन्स वाली जगह पर ही पाए जाते हैं। और ये ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं फ्रेंड्स वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉल इन टेम्परेचर एज वन गोज अप द माउंटेन। तो ये जो फॉरेस्ट है कोस्टल एरियाज में मिलते हैं, जहाँ पे मड और सिल्ट जो होता है गेट्स एक्यूमुलेटेड, मतलब जमा हो जाती है, और मेनली सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज और हाई अल्टीट्यूड रीजन जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जो फ्रेंड्स लास्ट है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो गंगा डेल्टा और सुंदरबन के पास पाए जाते हैं। ऐसी जगह पर ग्रो होते हैं जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, नमी वाला। उसके बाद सलाइन एनवायरनमेंट होता है, कुछ नमकीन टाइप से मडी सॉइल होती है, और फ्लोरिडा जो एक एग्जाम्पल है इसका। तो हमें इसकी नीड बहुत पड़ती है फ्रेंड्स कंजर्वेशन करने की ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और सेवरल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज जो है हम इसके लिए अपनाते हैं। अब देखिए इसके लिए टीएलएस कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो बच्चों को गेन होंगे आफ्टर द एंड ऑफ दिस यूनिट, तो आप इनमें से क्या क्या वो बता पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे फैक्टर्स जो डिटरमाइन करेंगे नेचुरल वेजिटेशन को, एक्सप्लेन करेंगे रीजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन, लिस्ट करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की बेल्ट को, फीचर्स बताएंगे डिफरेंट वेजिटेशन बेल्ट का, और ट्रीज ऑफ डिफरेंट वेजिटेशन बेल्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो रिसोर्सेज वही मैप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो रिसोर्सेज वही मैप, ग्लोब, इमेजेस, पिक्चर्स, कुछ मल्टीमीडिया का आप यूज़ कर सकते हो। देखिए टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ आप फ्रेंड्स डिस्कस करा सकते हो फ्रेंड्स को टीचिंग थ्रू मल्टीमीडिया भी कर सकते हो, जिसमें आप सीडी यूज़ कर सकते हो, डीवीडी यूज़ कर सकते हो, अगला मैप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी कुछ एनालाइज और कोरिलेट कर सकते हो आप मैप एक्टिविटी के साथ। प्रोजेक्ट वर्क उनको दे सकते हो, मैप स्किल्स जनरेट करा सकते हो, और फिर लास्ट में वही असेसमेंट कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन दे सकते हो और कुछ उनको एज अ होमवर्क भी प्रोवाइड कर सकते हो। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट की नीड क्या पड़ती है हमें कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एंड वेरियस मेजर्स की। तो देखिए बहुत ज़रूरी है इनको जो है मेंटेन करना, कंजर्व करना, ताकि एक बैलेंस बना रहे हमारे एनवायरनमेंट में। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, जो फॉलिंग ऑफ ट्रीज़ हो रहा है उसे रोककर, ओवर ग्रेजिंग हमारी फॉरेस्ट में हो रही है उसे बंद कराकर, फॉरेस्ट फायर ना हो, जूमिंग जो एक खेती होती है वो ना हो, अर्बनाइजेशन ना हो, अर्बनाइजेशन के लिए पेड़ ना काटने पड़े, शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर है वो ना हो, और काफ़ी सारी जो प्लांट डिसीजेज होती हैं उसको रोकने के लिए कुछ टेक्निक अपनाई जाए। लोगों को कहा जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं, लोगों को फॉरेस्टेशन में पार्ट लेने को कहा जाए, सोशल फॉरेस्ट्री कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाए, क्योंकि फ्रेंड्स इंडियन फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स ये सभी रहते हैं। तो इनका एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है आपस में, नेचुरल वेजिटेशन का और वाइल्ड लाइफ का। तो एक वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल लाइफ होती है जो हमारी फॉरेस्ट में सर्वाइव करती है। कुछ कार्निवर्स होते हैं, हर्बीवर्स होते हैं, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ वाटर एनिमल्स हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं। तो काफ़ी टाइप की जो एनिमल्स और बर्ड की स्पीसीज़ है वो यहाँ रहती है, जिसे हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। तो डिस्ट्रक्शन होना इस नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी है। तो यहाँ पर स्पेशल एफर्ट करने चाहिए ताकि हम वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सकें। बहुत सारे नेशनल पार्क सेंचुरीज बनाई भी गई हैं और आगे भी हमें बनानी चाहिए, जिससे हमारा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट जो वेल्थ है बाय ह्यूमन बींग्स ना हो। और हम इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट भी स्टूडेंट्स को दे सकते हैं आफ्टर दिस। तो इसकी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ में देखिए वही ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस नेचुरल वेजिटेशन की लिस्ट आउट करना है, वल्नरेबल और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कौन सी हमारी कंट्री में, मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, इंपॉर्टेंस बतानी है ऑफ लूजिंग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कंसर्न फॉर डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, और सेंसिटाइज करना पब्लिक ऑन द इशू ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज वही न्यूज़पेपर क्लिपिंग, इमेजेस, पोस्टर्स, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म। तो आप इसमें देखिए टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ करा सकते हो, उनसे प्रोजेक्ट वर्क करा सकते हो, डेटा कलेक्ट करने को बोल सकते हो, एजुकेशनल टूर करा सकते हो, उनको काफ़ी सारे प्लेस विजिट करने को बोल सकते हो, फिर उनको सेशन रिकॉर्ड करने को बोल सकते हो, लास्ट में प्रिपेयर करा के प्रेजेंट करा सकते हो क्लासरूम में। और आप डिस्कशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, मैप स्किल्स भी यूज़ कर सकते हो। फिर इन लास्ट आपको वही असेसमेंट क्वेश्चन कि कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है, क्यों ज़रूरी है, और कैसे हम सोशल फॉरेस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, वाइल्ड लाइफ जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन से उनसे एक्शन लेने चाहिए प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में, डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ कौन से हैं, और ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया हम नेशनल पार्क मार्क करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।